वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रियल नंबर में बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को मिलते हैं जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक, तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शनल इस बार ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर इस चैप्टर से ऑप्शनल आया तो हो सकता है आ जाए इस जगह से। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए, अगर नेचुरल नंबर से हमें होल नंबर में आना है तो नेचुरल नंबर में सिर्फ अपने को क्या करना है, जीरो और कंसीडर कर लेना है। तो जीरो और कंसीडर कर लेंगे तो ये पूरा सेट क्या कहलाता है, होल नंबर। 0 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद आता है इसमें इंटीजर्स। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जिसको हम लोग जेड से या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े थे 0 1 2 3 होल नंबर में। इसमें अब क्या करो, निगेटिव नंबर भी ऐड कर दो। तो जब निगेटिव नंबर और ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये पूरा सेट कहलाता है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर निगेटिव में भी होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग जनरली किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू। और देखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर कोई चीज़ हो तो डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं होने देना होता है, क्योंकि वो फिर नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ जो क्यू है उसको जीरो नहीं होने देना है। और पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर नंबर होंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल में 1/2 -2/7, या जो भी नंबर ऐसे ले सकते हैं आप लोग। फिर आता है ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर क्या होते हैं, अब रेशनल नंबर को छोड़ के जो भी नंबर बचते हैं उसको बोलते हैं ई रेशनल नंबर। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए √2 √3 √5। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग इसको एक सेट के फॉर्म में अगर देखना चाहते हैं तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन रहा। सबसे छोटा सेट किसका होता है, नेचुरल नंबर का, उससे बड़ा होल नंबर का, उससे बड़ा इंटीजर का, और उससे बड़ा रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली जो रियल नंबर है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर के बारे में, अगर रेशनल नंबर के अंदर देखेंगे हम लोग तो इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाएगा। ठीक, और इरेशनल नंबर क्या होगा, अभी जो हम लोग देखे थे √2 √3 या पाई। तो देखिए, रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक, टर्मिनेटिंग मतलब कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रुक जाती है। और यहाँ पे क्या होते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर तो वो क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे 1.333 या 1.353535, मतलब एक तो पैटर्न बन सकता है या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, और अगर ना टर्मिनेट हुआ तो होगा इरेशनल, और ना तो रिपीट करेगा। जैसे √2 की वैल्यू जो होती है, आप डेसिमल के कितने डिजिट तक चले जाइए वो कभी टर्मिनेट नहीं करेगी, और कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा। जैसे 1.41421335। ठीक, ऐसे ही पाई भी होता है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, टाइप 1 क्वेश्चन यहीं से आता है एग्जाम में, जिसमें हम लोगों को चेक करना होता है टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। ठीक, तो जैसे जैसे एग्जांपल 11/35 दे दिया। ठीक है ना, देख रहे हैं, तो क्या आप गेस कर सकते हैं 11/35 टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग? तो इसको देखो, इसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करो, ऊपर भूल जाओ, न्यूमरेटर को भूल जाओ, डिनोमिनेटर पे पूरा फोकस करो। ठीक, न्यूमरेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 35 ना। तो 35 का क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, 35 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 × 7। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर की हेल्प से उसका फैक्टर बना लेना। ठीक है, ओके, तो फिर ये जो होगा 5 × 7 आया। तो 5 × 7 आया, इससे ये पता चलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीट करेगा। इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, देखो, जब p बाई क्यू कोई नंबर लिखते हो रेशनल नंबर, तो p और q को प्राइम है। ठीक है, अगर p और q को प्राइम है तो q का सबसे पहले क्या निकाल लो, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में, 2n × 5m। मतलब जब हम डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे तो उसमें देखेंगे सिर्फ हमारा जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 का ही होना चाहिए, 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, यहाँ n और m रहेगा। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं टर्मिनेट हो जाएगा वो नंबर पक्का। ठीक है, जहाँ m और n क्या होगा, होल नंबर होगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग, क्या है एग्जाम्पल, 1/4। तो 1/4 में डिनोमिनेटर क्या है, 4। इसका क्या किया हम लोग, प्राइम फैक्टर बनाए। प्राइम फैक्टर इसका क्या बनेगा, 4 का
2 ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ 5 तो है नहीं, बट यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 को इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? 4 को 2 की पावर 2 लिख दिए, इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 0, ठीक। तो 1 की जगह 5 टू दी पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 आ जाती है। तो बेसिकली हम लोग इस नंबर को 4 को हम लोग 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिख सकें, जहाँ n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 0 है। तो कहने का मतलब ये जो 1/4 अपना नंबर है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम ये देखिए 3 एग्जांपल आप लोगों के लिए दे दिए हैं। आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए आपको यहाँ डिनोमिनेटर पे बस ध्यान देना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालना है। अगर प्राइम फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहा है तो समझ जाओ वो अपना टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये था टाइप 1 क्वेश्चन इसमें का, ठीक। अब प्राइम नंबर, ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर कई बार आया, तो सबसे पहले देख लो प्राइम नंबर होता क्या है, इसको बता देते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिनका फैक्टर कितना है, 2, मतलब इनके फैक्टर कितने होते हैं, 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइम नंबर होते हैं वो वही वो 1 होगा उसका एक फैक्टर खुद होगा तो 2 ही होते हैं। और 1 जो होता है ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक। ये इसकी लिस्ट अलग है। तो समझ में आ गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और 1। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ फंडामेंटल थ्योरम देख लेते हैं अरिथमेटिक का, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम में क्या है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर बता दिए। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी प्राइम नंबर की हेल्प से जो हम लोग फैक्टर बनाते हैं किसी नंबर को, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 6 का 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ऐसे 15 का 5 क्रॉस 3 हो जाएगा या 3 क्रॉस 5। अब इसमें सेकंड चीज़ आता है HCF, ठीक है। HCF होता क्या है, HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसका फुल फॉर्म देखो। तो अब देखो HCF निकालने से पहले एक बेस्ट तरीका बताते हैं। इसके फुल फॉर्म पे जाओ और फुल फॉर्म को पीछे से पढ़ो, ठीक है। फैक्टर निकालना है, फिर उस फैक्टर में कॉमन देखना है, फिर उस कॉमन चीज़ में जो हाईएस्ट होगा वही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपली जैसे हमें 6 और 12 का क्या निकालना है अपने को, HCF। तो क्या करो, 6 के फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकें कंप्लीटली, ठीक है। तो जैसे 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, और 6 खुद 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर। फैक्टर जो होता है हमेशा उस पर्टिकुलर नंबर के बराबर या उससे छोटा ही होता है। तो याद रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आएगी। अब फैक्टर ऑफ 12 निकालेंगे तो 12 देखिए किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। 12 हो सकता है 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से, 6 से, और खुद 12 से, ठीक है। तो अब फैक्टर तो निकालनी है। HCF के फुल फॉर्म में जो फैक्टर वाला पीछे वाला था, इसका काम तो हो गया फैक्टर। अब फैक्टर के बाद देखेंगे कॉमन। इनके फैक्टर जो निकाले हैं इसमें कॉमन क्या क्या है, 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो हम लोग नीचे 1 2 3 6 लिख लिए हैं कॉमन फैक्टर। अब इस चीज़ में हाईएस्ट कौन सा है, 1 2 3 6 में हाईएस्ट कौन है, 6। तो HCF क्या आ गया, 6 और 12 का 6। बाकी अपने पास दूसरा तरीका है ही, ठीक। तो अब किसी भी नंबर का HCF का मतलब यही होगा। अब ये चीज़ ऑप्शनल में काम देगा, देखिएगा, दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके, ठीक। अब देखिए जैसे फैक्टर भी बनाते हैं तो फैक्टर बनाने के बाद क्या, जैसे 36 और 72 का निकालना है तो 36 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब HCF निकालना है ना, तो इसमें लीस्ट पावर, ये ध्यान रखिएगा, लीस्ट पावर जो है, लीस्ट पावर 2, जो 2 है इसमें 2 की पावर 2 है, लिस्ट पावर है, तो 2 की पावर 2 यहाँ लिख लिए। और जो 3 है, 3 में 3 की पावर 2 लिस्ट पावर है, तो ये लिख लिए। इसका मल्टीप्लाई किए तो 36 इसका आंसर आ गया। ये दूसरा तरीका है अपना HCF निकालने का। अब आते हैं हम लोग एलसीएम में। एलसीएम में क्या होता है, इसके भी फुल फॉर्म को हम लोग पीछे से आएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, पीछे से मल्टीपल लिखा है। तो जैसे 2 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो तो दोनों का सबसे पहले मल्टीपल निकाल लो। अब मल्टीपल ध्यान से सुनिएगा, मल्टीपल जो होता है उस नंबर, जो पर्टिकुलर नंबर का निकाल रहे हो उस नंबर से बड़ा या बराबर होता है। जैसे मतलब बेसिकली टेबल जो होता है, हम लोग टेबल याद करते हैं, वो सब मल्टीपल होते हैं। जैसे 6, तो 6 का 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 देखेंगे तो 3 6 9 12 18 होगा। अब मल्टीपल के बाद इसमें आए कॉमन पार्ट।
कॉमन क्या क्या है 6, 12 और 18। ठीक है, कॉमन के बाद आया लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम 6, 12 और 18 में सबसे कम क्या है 6, तो इसका क्या आ गया एलसीएम 6। ठीक। अब आता है इसी को दूसरे तरीके से, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्लास में, वो भी देख सकते हैं। फैक्टर निकालनी है, फैक्टर के बाद उसको क्या किए, इसमें जो हाईएस्ट पावर देखते हैं, एलसीएम में लोवेस्ट पावर देखते थे, इसमें हाईएस्ट पावर, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है और इसमें 3 की पावर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 72 अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए मेन रिजल्ट काफ़ी काम का है। दो रिजल्ट देखेंगे, दोनों ऑप्शनल में बिल्कुल आने के चांसेस हैं। जैसे दो नंबर ए और बी हैं, उनका एचसीएफ कितना आया ए, और उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम कितना आया बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि बी क्या होगा, एक मल्टीपल होगा ए का। ठीक है, और ए होगा जो वो एक फैक्टर होगा बी का। ठीक, ये याद रखिएगा ये रिजल्ट। और फिर आज सेकंड नंबर पे, ये तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होगे कि एस सी एफ ऑफ दो नंबर का एस सी एफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बराबर होता है उसी नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, अब ये चीज़ आपको बता ही दिए हैं कि फैक्टर जो होता है उस नंबर से कम या फिर उसके बराबर होता है, और जो मल्टीपल होता है उस नंबर से बड़ा या उससे बराबर होता है। तो ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग पूरा का पूरा जो वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक, आते हैं टाइप 2 का जो क्वेश्चन आता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में बिना इसके पेपर नहीं बनने वाला। वो क्या है कि प्रूव दैट √2 या फिर √3 या √5 ये जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और इस टाइप में समझ नहीं आता कि हम जो किए हैं वो सही है कि गलत है। ठीक, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है, हम आपको बताने वाले हैं। जो बताने वाले हैं उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको बहुत ध्यान से क्या करिएगा आप लोग, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्या समझ जाएंगे आप। देखिए जैसे लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, और अगर यही पी किसी नंबर को, कि कोई नंबर ए स्क्वायर है उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यही पी जो है ए को भी डिवाइड करने वाला है। जैसे 2 अगर डिवाइड करता है 16 को, ठीक है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, पक्का श्योर बात है ये। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे इस टाइप के क्वेश्चन देखिए अभी हम लोग आपस में मिलके सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, प्रूव √2 इज अ इरेशनल नंबर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, पहले अपनी बात जो मानेंगे उसको गलत प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली लाइन ये देखिए, एक प्रकार से इतनी बार इसको प्रैक्टिस करिए कि याद हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, लेट कर लो सबसे पहले क्या, √2 है रेशनल नंबर, हमें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हम मान के चलेंगे रेशनल नंबर के बारे में क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कुछ पता है अपने को। तो √2 को जैसे ही रेशनल मानेंगे तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर है। अब इसी बात पे पूरा जो इसका डेरिवेशन है वो बैठा है, क्या है कि p और q अगर को प्राइम इंटीजर है तो उसका एचसीएफ जो आने वाला है सिर्फ 1 आएगा। को प्राइम का जो एचसीएफ होता है वो 1 आता है। ठीक है, अब देखिएगा, p और q √2 को p/q के फॉर्म में लिख लिया और q को नीचे कभी जीरो नहीं होने देना, सिंपल बात। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ पे आएंगे, जब p यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल टू क्या, √2q। ठीक, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये स्टेप एकदम फिक्स है। स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2q² इक्वल टू p²। ठीक है, 2q² इक्वल टू p²। अब देखिए ये आ गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग डाल लेते हैं इसको, तो पहली इक्वेशन बन चुकी है। देखिए जो स्टेटमेंट अभी यहाँ ऊपर हम लोग मिलके पढ़े थे, देखिए उसका ज़रूरत आ पड़ा है। वो क्या है कि अगर 2q² इक्वल टू p², इसका मतलब 2 को जब इधर फेंकेंगे तो p²/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2p² को डिवाइड कर रहा है, और अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई, इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। अब इसी p को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 2m, ये कोई इंटीजर है, लेट कर लो p इक्वल टू 2m, क्योंकि p 2 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी 2p को डिवाइड कर रहा है, तो p इक्वल टू 2m हम मान सकते हैं। m क्या है, कोई इंटीजर है, इसको क्या करो, इक्वेशन स्टार इसको बना दो। अब इसी इक्वेशन को क्या करो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग जब करेंगे हम लोग, तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमको मिलेगा p² इक्वल टू 4m²। देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है,
इन दोनों का देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2q² इक्वल टू 4m²। जब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, q² इक्वल टू 2m²। फिर हम लोग वहीं पहले वाले स्टेटमेंट पे पहुंच चुके हैं, q² इक्वल टू 2m² है। इसका मतलब 2 को इधर फेंकेंगे तो q²/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड q²। अगर 2q² को डिवाइड कर रहा है तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि 2q को भी डिवाइड करेगा। ठीक, देखिए यही बात हम लोग क्या 2 बार प्रूव कर चुके हैं, एक बार इक्वेशन नंबर स्टार यहाँ पे और एक बार इक्वेशन नंबर डबल स्टार यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर स्टार और डबल स्टार से क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर 2 जो है डिवाइड कर रहा है बोथ p एंड q को, देखिए 2 बोथ p एंड q को डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 2 एक फैक्टर बन गया p और q का। और जो कि हम इनिशियली क्या मान के चले थे, को प्राइम, तो को प्राइम में क्या होता है, सिर्फ फैक्टर कितना उसका HCF 1 ही आता है, यहाँ लेकिन 2 आ चुका है। इसका मतलब हम जो एजम्पशन मान के चले थे वो क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोग क्या माने थे कि रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर, सॉरी हाँ, रेशनल नंबर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। बस आपको यही इतनी लाइन छाप के चली आना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन आता है कि प्लस करके ऐड करके देता है, जैसे 2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो अब ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का पूछा है। अगर क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा है, 3 या 4 मार्क्स का पूछा है, तो सेम प्रोसेस करना है कि √3 को पहले प्रूव कर लेना है, जैसे ऊपर किए हम लोग √2 के लिए। उसके बाद ये लिख देना है कि ये जो 2 + √3 हुआ है, मतलब रेशनल प्लस इरेशनल का जो एडिशन होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। ठीक, ये इतना पूरा काम करना पड़ेगा जब लॉन्ग में पूछेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में 1 या 2 मार्क्स का पूछेगा तो सीधा बोलना है कि √3 क्या है, इरेशनल है, और 2 क्या है, रेशनल है। और रेशनल और इरेशनल का एडिशन क्या होता है, हमेशा इरेशनल। तो इतना करके बस चल नेक्स्ट आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये अब लास्ट टाइप 3 नंबर का क्वेश्चन बचा है जो इस टाइप का आता है। अब देखिए जो HCF और LCM के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस बेसिस पे ये आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 3 अलार्म क्लॉक रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 12 and 20 minutes respectively. If they start ringing together, often how much time will they next rings together? इसका मतलब ये है कि अपने पास जो है, मान लीजिए 3 अलार्म सेट किए गए हैं। ठीक है, पहले अलार्म का जो इंटरवल है वो 4 मिनट है, मतलब ये 4-4 मिनट बाद बजता है। दूसरे का 12 मिनट है, तीसरे का 20 मिनट है। तो बोल रहा कितने टाइम बाद वो तीनों फिर से एक साथ बजेंगे। तो इसको देखिएगा थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में, हम एक बार इसको क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, मान लीजिए अलार्म 1 है ये, और ये अलार्म 2, अलार्म 3, 3 अलार्म है। पहली बार जो है तीनों साथ में बजे। ठीक, तो अब ये जो अलार्म फर्स्ट है वो 4 मिनट बाद बजेगा दूसरी बार, और जो अलार्म 2 है वो 12 मिनट बाद, अलार्म 3 जो है 20 मिनट बाद। ऐसे चलता रहेगा ये। तो पूछा है कि कौन सा टाइम होगा जहाँ पे फिर से ये तीनों एक साथ बजेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो दिमाग क्या होगा कि बस आप देखिए ये जो टाइम दिया है, टाइम या नंबर या जो भी दिया हो, ये जो तीन तीन वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, 4, 12 और 20 मिनट गिवन है ना, इन्हीं को ध्यान दीजिए। बस इतना आप वो सोचने का कोशिश करिए कि जो हमारा आंसर आएगा ये 4, 12 और 20 से बड़ा आएगा या कम आएगा। बस अगर आप इतना जान गए सॉल्व करने से पहले तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा जो अलार्म होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो 4 मिनट, 12 मिनट और 20 मिनट है, इससे आगे ही कहीं जाके एक साथ बजेगा। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि 4 मिनट, 12 मिनट और 20 मिनट के बाद ही बजेगा। तो कहने का मतलब इन तीनों से ज़्यादा ही आंसर आएगा। और ज़्यादा कब आता है, स्टार्टिंग में बताएं, फैक्टर में कि मल्टीपल में। ठीक है, मल्टीपल में आता है ना, और मल्टीपल किसके फुल फॉर्म में होता है, एलसीएम के फुल फॉर्म में। तो इन तीनों का क्या निकाल देना है, एलसीएम। अगर इस सॉल्व करने से पहले तुम्हें लग गया कि ये जो 3 वैल्यू या 2 वैल्यू जितनी भी वैल्यू दी रहे उससे छोटा आंसर आ रहा है, तो छोटा कब होता है, फैक्टर में। और फैक्टर किसके फुल फॉर्म में आता है, एचसीएफ के। तो बस अगर ये डिसाइड कर लिए एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वो कैसे निकलेगा कि बस ये देखना है जो गिवन नंबर है उससे ज़्यादा आंसर आ रहा है कि उससे कम आ रहा है।
तो फिलहाल यहाँ पता चल गया है कि 20 मिनट से ज़्यादा, उसके आगे ही कहीं चल के तीनों अलार्म साथ साथ में बजेंगे तो पता चल गया है कि ज़्यादा आएगा। ज़्यादा मतलब मल्टीपल और मल्टीपल मतलब एलसीएम। तो इन तीनों का बस एलसीएम आपको निकाल देना है। तो जब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, सॉल्व करके प्रॉपर एलसीएम निकालना सबको आता है, ठीक? एलसीएम निकालें तो एलसीएम आ गया कितना 60। इसका मतलब कि ये तीनों अलार्म 60 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है? तो आफ्टर 60 मिनट ऑल 3 अलार्म्स विल रिंग टुगेदर, ठीक है? ऐसे ही जब आपको कभी भी जो गिवन डाटा हो उससे कम लगे कि इससे कम आंसर आ सकता है, तो क्या करना है? एचसीएफ निकाल देना, और जब भी लगे कि गिवन डाटा से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो एलसीएम निकाल देना है, ठीक है? थैंक यू। आई होप कि कुछ काम का होगा आपकी वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।